हेलो फ्रेंड्स, इस सक्सेस डूरमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। मैं कपिल कामत आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, मध्यकालीन भारत आपने किताबों से कई बार पढ़े होंगे, कई नोट्सों से भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपको किसी किताब और नोट्स की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना है किताब में और आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है मध्यकालीन भारत। देखिए, मध्यकालीन भारत में आप सोचते होंगे समय याद कौन करे यार, नाम में भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक कहानी के रूप में बताऊंगा कि मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन मलबन, जहाँ तक भी अपन पहुँचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो मैं इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल छोटा सा है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, मध्यकालीन भारत जो है, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, वो भी 712 ईस्वी में। अब 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, वो भी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और एक कौन था, इसने भारत पर आने की क्यों ठानी? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसका जो ससुर है, यानी जो पहले उसका ताऊ था अल हज्जाज। अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का ताऊ था, जिसकी एक बेटी थी जुबैदा। मोहम्मद बिन कासिम का विवाह अल हज्जाज ने अपनी बेटी के साथ किया, जुबैदा के साथ। और उसके उपरांत उसने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। और 712 में उसने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, जब इस समय इस सिंध पर दाहिर का शासन था। और उसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई और यह सब धन दौलत लूट कर अपने वापस चला गया। इसका जो अरब जो आए हैं, उनका एकमात्र मकसद था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो देखिए, सबसे पहले जो यह 712 ईस्वी में युद्ध जीतकर लौटा, तो इसने जो यहाँ से जो इस जीत कर गया था, दाहिर से जीत कर गया था, तो दाहिर की 2 बेटियाँ थीं, ठीक है। तो जो ये बेटियों को उपहार के रूप में अपने बगदाद के खलीफा के लिए ये उपहार ले गया। तो उपहार में देखिए, जब वो दाहिर की थी यानी ब्राह्मण थी, तो में दिमाग तो होता ही है लड़कियों में, तो दिमाग के तौर पर उन्होंने चलाया। तो उन्होंने जब बगदाद के उसके निवास स्थान पर पहुंचाया, तो वो लड़कियों ने कहा कि आप हमें वो जो हमें उपहार के रूप में आपको दे गया है, वो आपसे ये कहना भूल गया है कि जो आपको उपहार दे रहा है, उपहार बासा नहीं दिया जाता। उसी प्रकार उसने जो मुझे आपको भेंट किया है, मेरी इज्जत तो उन्होंने पहले ही लूट ली। तो बगदाद को खलीफा को बड़ा गुस्सा आया, सुलेमान को, और उसने 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में चपेटकर उसे रुंधवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने भारत में दीनार स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन चलाया। मोहम्मद बिन कासिम ने दीनार एवं स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन चलाया, और यह भारत पर प्रथम अरब आक्रमण था जो दाहिर पर किया गया था, सिंध पर किया गया था, और इसने सिंध और मुल्तान को जीता था। इसके बाद हम आते हैं जो होता है महमूद गजनी। महमूद गजनी ऐसे ही नहीं आया, महमूद गजनी से पहले भी उसके दादा परदादा भी यहाँ पर, यानी पिताजी के और भी कई लोग आए। तो उनमें से सबसे पहले जो आया 932 ईस्वी में गजनी का जो शासक बना अल्पतकीन बना, यानी 932 ईस्वी में गजनी का शासक अल्पतकीन बना। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रीतकीन ने शासन किया। प्रीतकीन ने शासन 971 से 977 तक किया।
971 से 977 के 972 से 977 के बीच में जब प्रीतगिन ने शासन किया, तो इसी समय शासनकाल में 971 में महमूद गजनी का जन्म हुआ था, 971 में। ठीक है, और ये 28 वर्ष की अवस्था में जाके 998 में राजा बना था। लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ। देखिए, अल्पतगीन 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना। ठीक है, और गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और इसके बाद 972 इसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत प्रीतगिन इसका शासक बना। प्रीतगिन 972 से 977 तक गजनी साम्राज्य का शासक रहा। इसी के शासनकाल में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ। ठीक है, और इसके उपरांत जो शासक बना सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद था, और इसी का बेटा था महमूद गजनी। महमूद गजनी का देखिए बाप कौन है? सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ससुर कौन है? अल्पतगीन। और बीच में ये प्रीतगीन मात्र नाम मात्र का शासक रहा 972 से 977 के बीच में। महमूद गजनी भी 971 में इसका जन्म होता है, और ये मात्र 28 वर्ष की अवस्था में गजनी की गद्दी पर बैठता है। यानी इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था, और ये 998 में गजनी की गद्दी पर बैठा। 998 में गजनी की गद्दी के बैठने के उपरांत इसने 1000 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया, वो भी पेशावर पर किया, और इसका मेन मकसद था धन दौलत लूटना। इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, महमूद गजनी जो है, इसे अल आदिर बिल्लाह ने एक उपाधि दी थी यमीन उद दौला की। अल आदिर बिल्लाह ने इसे यमीन उद दौला की उपाधि दी थी, और 1000 ईस्वी में पेशावर पर पहला आक्रमण इसने किया, पेशावर पर किया, और यह जीत कर यानी लूटपाट करके अपने देश लौट गया। इसके उपरांत इसने 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई, और यह वहाँ से धन दौलत लूटकर अपने देश ले गए। यानी इसका एक ही मकसद था कि धन दौलत लूटो और भागो। तो 1001 में इसने जयपाल को पराजय किया, और ये धन दौलत लूटकर ले गया। और इसके बाद जो अगला जो इसने आक्रमण किया भारत पर 1008 ईस्वी में नगरकोट पर किया। इसने 1008 ईस्वी में आक्रमण किया, तो उसने नगरकोट से एक मूर्ति है, मूर्ति का नाम क्या है? मूर्ति का नाम जो है, देखिए, महमूद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण तो बाद में किया था। सबसे पहले महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी मंदिर से एक मूर्ति चुराई, और उसे गजनी ले जाकर रंगभूमि में रखवाया। ठीक है, वो भी नगरकोट से। अब अगला जो सबसे चर्चित आक्रमण आता है, वो 1025 का आता है। 1025 सौराष्ट्र पर आक्रमण। सौराष्ट्र यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया। 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र पर आक्रमण किया, मंदिर पर किया। तो मंदिर में देखिए, जब आक्रमण होता है तो जो अपने धर्म के रक्षक होते हैं उन्होंने इसका विरोध किया, और उसके मंदिर के सहयोग में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम इस पर सही से नहीं लिख पाया, उस व्यक्ति का नाम है अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा के शासक थे कोई, उन्होंने इसके विरोध में आक्रमण किया, और उसने अनिलवाड़ा पर भी आक्रमण किया, और ये जो भी धन दौलत लूटा, इसमें सौराष्ट्र मंदिर को जब लूटा था उसने, तो 20 लाख दीनार यानी 20 लाख दीनार की इतनी बड़ी संपत्ति हाथ लगी थी। जब यह संपत्ति लूट कर ले जा रहा था, तो जाटों ने इस पर यानी लुटेरे ने लूट लिया। तो जाटों ने इन्हें लूटा, यानी राजा सबसे आगे जा रहा होता है, तो फिर जब पीछे जा रही होती है लूट का सामान लेकर, तो सामान लेकर जब ये पीछे जा रही थी, तो जाटों ने इस पर आक्रमण किया, और बचा हुआ कुछ जो पीछे जा रहा था धन दौलत उसे लूट ली। तो देखिए, जब ये महमूद गजनी को ये बुरा लगा कि हम तो साला यहाँ से लूट कर ले जा रहे और ये लोग हम ही को लूट लिया, तो इसने 1027 में अंतिम आक्रमण यानी 17वां आक्रमण, भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किए,
तो आखिरी जो आक्रमण है जाटों के विरुद्ध है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, और जाटों से इसने लूटा और लूटकर ले गया। इसके उपरांत इसकी 1030 में मृत्यु हो जाती है। देखिए जो महमूद गजनी है ना, इसके साथ एक लेखक भी आया था, वो है अलबरूनी। अलबरूनी जो एक लेखक थे, इसमें इसने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, कल्चर के बारे में, राजपूताना कल्चर के बारे में, सभी के बारे में एक बहुत अच्छा वृत्तांत दिया है जिसने अलबरूनी ने। ठीक है, इसके बाद महमूद गजनी के बाद आता है, 1030 में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के 3 मात्र युद्ध चर्चित हैं। कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। देखिए मोहम्मद गौरी जो है गजनी के अधीन एक गौर छोटा सा राज्य है। गौर छोटा सा राज्य के मोहम्मद गौरी 1173 में शासक बना। 1173 में शासक बना, तो 1173 के बाद इसने 1175 में भारत पर आक्रमण किया। 1175 में। इसके उपरांत इसने द्वितीय आक्रमण किया 1178 में गुजरात पाटन पर। कहाँ पर किया? गुजरात पाटन पर किया। वहाँ के शासक थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण करने पर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया और इसे हरा दिया। इसके बाद इसने 3 युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। अगला जो तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी विजयी रहा। तीसरा जो युद्ध है चंदावर का युद्ध, इसमें जो 1194 में हुआ, इसमें गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ये 3 युद्ध मोस्ट हैं जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और इसकी मृत्यु मोहम्मद गौरी जब तीनों युद्ध जीतने के उपरांत ये अपने देश जा रहा था, तो खोखली में यानी 1206 में खोखली नामक व्यक्ति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। और इसके बाद 1100 के बाद 1194 यानी 1200 के समथिंग इसकी हत्या कर दी। और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसमें देखिए गुलाम वंश जो है, ये गुलाम क्या होते हैं? गुलामों को खरीदा जाता था सैनिक सेवा के लिए, जिन्हें बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। और इसने 1206 में भारत की यानी गद्दी पर बैठा, गुलाम वंश की स्थापना करके गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक करवाया इसने। 24 जून 1206 को इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। देखिए इसके शासनकाल में कई घटनाएं घटी। देखिए इसे लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया और दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में बनवाई। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा, इन 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। और इसने लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसने जो गुलाम वंश का जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव जो है, कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा? क्योंकि इसकी एक काकी थी, ख्वाजा बख्तियार काकी। इसी के नाम पर इसने कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा। लेकिन कुतुब मीनार की नींव इसने डाली, लेकिन इसे बनवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि इसका गुलाम था और दामाद था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, जो मात्र 8 महीने तक शासन कर सका और उसने अपने साले को मारकर खुद शासक बन गया 1211 ईस्वी में। देखिए इसने इसके एक था इसके शासनकाल में एक बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो कि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, सेनापति था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। इसके बाद हम
जब आगे बढ़ते हैं तो गुलाम वंश के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगार खेलते समय घोड़े से गिरकर ये मृत्यु हो जाती है और इसके उपरांत इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1210 में, जो कि मात्र 8 महीने का शासक बनता है। और इसके उपरांत इसके जीजा इल्तुतमिश ने 1210 में इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश जो है वो इससे पहले बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर था। देखिए, ससुर ने उसे गवर्नर बनाया था, लेकिन उसने अपने सारे को, जब ससुर ख़त्म हो गया और जब उसका बेटा शासक बन गया तो उसने साले को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। भाई मैं राजा बनूंगा, तू चलाने लायक नहीं है, और उसकी हत्या कर दी और 1211 में वो गद्दी पर बैठ गया। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी होती है ना, तो इसी प्रकार आगे भी मैं बताऊंगा इसके साथ भी क्या हुआ था कि देखिए गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद ये बदायूं का गवर्नर था। बदायूं के गवर्नर के बाद ये जो इल्तुतमिश है तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था और ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। कहाँ लाया? दिल्ली लाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन ये लाहौर से दिल्ली लाया। कहाँ लाया? दिल्ली लाया। और यहाँ यहीं से नींव पड़ती है दिल्ली सल्तनत की। सल्तनत काल में आपको पढ़ाऊंगा, यही तो है सल्तनत काल। गुलाम वंश यानी सल्तनत काल, यहीं से सल्तनत काल की स्थापना नींव डलती है। और दिल्ली लाया। और इसके बाद जब इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है, तो इसके बाद 1236 के बाद इसका बेटा इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन भी ऐसा ही है जैसा आराम शाह था। देखिए, मैंने कहा था ना, जैसे को तैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इसने अपने साले को मारकर खुद राजा बन गया था। उसी प्रकार इसका भी बेटा नाकारा था, जो कि शासन चलाने में असफल रहा। और रुकनुद्दीन तो शासक तो बन गया, लेकिन वहाँ के अमीरों ने उसे माना नहीं, यार अच्छा नहीं है, और उसे उसकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी। अब देखिए, पहले क्या सोचा था, यार महिला है, हमारा क्या करेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा राज चलाएंगे। लेकिन उसने पर्दा प्रथा का अंत कर चोगा पहनकर राजा की तरह राज दरबार में आने लगी, जो कि वहाँ के अमीरों को सहन नहीं हुआ। और उसने 1240 में रजिया सुल्तान को मृत्यु कर दी, यानी डाकुओं से उसे मरवा दिया। और उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुइज़ुद्दीन बहरम शाह को बैठा दिया। मुइज़ुद्दीन बहरम शाह को बैठा तो दिया। देखिए, ये लोग भी अपने लाभ के लिए क्या क्या नहीं करते। रजिया को हटाकर 1240 में मुइज़ुद्दीन बहरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और इसके बाद 1242 में मुइज़ुद्दीन बहरम शाह को हटाकर, यानी इसकी भी मृत्यु करके, दूसरे शासक को बैठा दिया। वो था सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में। 1242 में कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए, रजिया सुल्तान जो थी, इसके पति का नाम जो था वो अल्तुनिया था। अल्तुनिया के साथ इसने सोचा कि मैं अपनी गद्दी फिर से पनाह प्राप्त कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसकी 1240 में डाकुओं के द्वारा मृत्यु करवा दी गई थी। और इसके बाद उन्होंने नए नए राजा बनाए, लेकिन कुछ काम के नहीं थे, नाम मात्र के राजा थे, कुछ समय तक चले। इसके बाद एक राजा और था बलबन ने जो राजा बना था सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, इसे 1246 में षड्यंत्र के द्वारा मृत्यु कर दी और एक ऐसे शासक को राजा बनाया जो मात्र टोपी सी के शासन करता था, यानी सत्ता को संभालता था। तो 1246 में उस टोपी सीने वाले का नाम था नसीरुद्दीन मसूद सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन मुल्तान को सुल्तान बना दिया और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। अब देखिए, वो टोपी सीने वाला क्या शासन करेगा, अपनी बेटी का उससे विवाह कर दिया। और विवाह के बाद उसी ने शासन किया,
देखिए, तो कहते हैं ना, अमीरों ने क्या किया, जो उसके फेवर में नहीं चला उसकी मृत्यु करवा दी गई। और ये ताकतवर राजा थे, अगर तुम 3-2-5 करोगे तो मैं चटकवा देंगे। तो ये तो ताकतवर थे, लेकिन इनके बाद जो संतानें हुई इनकी, ये खोखली हुई, जो कि सत्ता चलाने में असफल रहीं। इसके बाद बलबन आता है। बलबन को रक्त और लोहे की नीति का माना जाता है, यानी यह रक्त और लोहे की नीति चलाई। इसने एक प्रथा और चलाई, सजदे पैगोस, और उसने तुर्कान ए चहलगामी जो एक संगठन होता था, यानी गुलामों का संगठन होता था, उसे हटवा दिया। और क्योंकि ये जो बलबन है ना, ये बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। उन्हीं गुलामों में, यानी गुलामों का है ना, गुलाम वंश की स्थापना यहीं से तो होती है, यानी गुलाम खरीदे जाते थे सैनिक सेवा के लिए। और उसी में से एक बलबन था जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही जिस ग्रुप से ये निकला, उसने वो ग्रुप ख़त्म ही कर दिया। और उसने सोचा, जैसे कि एक कटप्पा है, कटप्पा बाहुबली मूवी देखी होगी आपने। कटप्पा जो है वो सैनिक सेवा के लिए ख़रीदा गया था, उसकी यानी संतान होगी तो वो भी गुलाम ही होगी। ऐसे ही बलबन था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इसके बाद उसे तुर्कन चहलगामी को ख़त्म कर दिया। इसके बाद राज दरबार में सिजदा-ए पैगोसा परंपरा चलाई। इसके बाद बलबन ने फ़ारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज़, अब कहते हैं नवरात्रि आ गई, तो वहाँ पे नवरोज़ चलवाए। और इसके बाद अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लोहे की नीति अपनाई। काहे की? और नसीरुद्दीन महमूद के बलबन के उलूग खां की उपाधि प्रदान की बलबन को। और इसके बाद बलबन दरबार में फ़ारसी के प्रसिद्ध अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के शासनकाल में देखिए, अपनी बेटी का शादी कर दी, उसके बाद वो भी चला गया तो खुद राजा बन गया दिल्ली का, और उसने अपने दरबार में नए नए व्यक्ति चलाए। और इस प्रकार से गुलाम वंश के आखिरी व्यक्ति जो होता है, आखिरी शासक जो होता है, वो होता है गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है शमुद्दीन कैमूर, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। देखिए, मैंने आपको गुलाम वंश की 712 से 1100 यानी 1140, 42, 46 तक, यानी 1266 में तो बलबन राजा बन जाता है, उसकी बेटी और उसके दामाद की मृत्यु हो जाने के बाद वो स्वयं राजा बन जाता है। देखिए, मैंने आपको 712 से 1266 तक का कार्यकाल समझाया, वो भी एक कहानी के रूप में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगले वीडियो के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में अच्छा प्यारा प्यारा सा कमेंट करें। अगर नहीं लगा हो तो कृपया उसमें आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, आपकी छूट है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।